नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड को मिली 2 अमृत भारत एक्सप्रेस। हावड़ा आनंद विहार और सियालदह बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात, 18 को उद्घाटन। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तरी राज्यों के विभिन्न शहरों से 5 नई अमृत भारत ट्रेनों का परिचालन शुरू कर रहा है। इनमें से 2 ट्रेनें झारखंड से होकर गुजरेंगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है। रेलवे के अनुसार हावड़ा आनंद विहार हावड़ा अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 18 जनवरी को होगा। यह ट्रेन दुर्गापुर और आसनसोल होते हुए झारखंड के धनबाद रात 8:55 पर, नेसुबो गोमो रात 9:18 पर, पारसनाथ रात 9:33 पर और कोडरमा में रात 10:25 पर पहुंचेगी। इसके बाद यह अगली रात 9:30 बजे आनंद विहार दिल्ली पहुंचेगी। इसके अतिरिक्त गाड़ी संख्या 22587 सियालदह बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन भी झारखंड के कई रेलवे स्टेशनों से होगा। यह ट्रेन भी 18 जनवरी से उद्घाटन विशेष के रूप में संचालित होगी। जमशेदपुर में सड़क दुर्घटना में बच्ची की मौत, 20 घायल। 407 वाहन डिवाइडर से टकराकर सड़क पर गिरा। पीछे से आ रही पार्सल वैन ने मारी टक्कर। एमजीएम थाना क्षेत्र के देवघर के पास एनएच पर गुरुवार देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार 407 वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन पर सवार लोग उछलकर सड़क पर जा गिरे। इसी दौरान पीछे से आ रही एक पार्सल वैन ने भी 407 में टक्कर मार दी। हादसे में तुड़ियाबेड़ा गांव की रहने वाली 6 साल की बच्ची विनीता मुंदिया की मौत हो गई है, जबकि उसकी मां सीता मुंदिया, पिता लखन मुंदिया समेत 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों में बच्चों की संख्या अधिक बताई जा रही है। मृतक व घायल सभी तुड़ियाबेड़ा गांव के निवासी हैं, जो सिमुलडांगा में आयोजित टूसू मेला देखकर घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि 407 वाहन पर 30 से ज्यादा लोग सवार थे, जबकि वाहन की क्षमता मात्र 20 लोगों की है। हादसे के बाद पार्सल वैन का चालक व खलासी मौके से फरार हो गए। वहीं 407 का चालक राजेश भी इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में पहुंचा, लेकिन कुछ देर बाद वह वहां से भाग निकला। घटना के बाद पुलिस ने घायलों को अलग अलग वाहनों से एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। हाईकोर्ट ने रांची पुलिस की जांच पर लगाई रोक। ईडी ऑफिस जांच करने पहुंची थी पुलिस। 2 ईडी अधिकारियों से की थी पूछताछ। रांची पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ईडी द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने रांची पुलिस की जांच पर रोक लगा दी है। साथ ही ईडी दफ्तर की सुरक्षा सीआईएसएफ, बीएसएफ या किसी अर्धसैनिक बल को सौंपने का निर्देश दिया है। वहीं राज्य सरकार को 7 दिन और प्रतिवादी संतोष कुमार को 10 दिन में जवाब देना है। मामले में अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। दरअसल ईडी के 2 अधिकारियों पर मारपीट के आरोपों की जांच करने रांची पुलिस की टीम गुरुवार सुबह ईडी ऑफिस पहुंची थी। सदर और सिटी डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ईडी के सहायक निर्देशक प्रतीक और सहायक शुभम से पूछताछ की थी। ई साक्ष्य एकत्र किए थे। जांच एजेंसी के दोनों अधिकारियों के खिलाफ पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल हटिया योजना के क्लर्क संतोष कुमार ने 12 जनवरी को एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इधर इस मामले को लेकर ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। इस याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। रामगढ़ के कांकेबार में हाथियों का उत्पात, फसलों के बाद अब घरों को भी पहुंचा रहे नुकसान। ग्रामीण दहशत में। रामगढ़ थाना क्षेत्र के कांकेबार गांव में हाथियों का झुंड एक बार फिर पहुंच चुका है। शुक्रवार की अहले सुबह एक हाथी बस्ती में घुस आया और एक घर को क्षतिग्रस्त कर दिया है। ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथी को वहां से भगाया। बता दें कि कांकेबार के आगे पहाड़ी रास्ता है, जहां से हाथी अक्सर गांव में आते जाते रहते हैं। पिछले कई दिनों से हाथियों का झुंड कांकेबार के पहाड़ी इलाकों में ही डेरा डाले हुए है। इससे पहले भी हाथियों ने गांव में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया था। खासकर आलू की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। ग्रामीणों ने पहले ही आशंका जताई थी कि फसलें खत्म होने के बाद हाथी घरों पर हमला कर सकते हैं। फसलों के बाद अब हाथी घरों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। वे पूरी रात जागकर बिताने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने हाथियों से बचने के कई उपाय किए हैं, लेकिन कोई भी कारगर साबित नहीं हो रहा। हाथी घरों में रखे अनाज को खा रहे हैं और घरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। झारखंड में ठंड ने लोगों को किया परेशान। 9 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। राज्य में सबसे ठंडा रहा खूंटी। झारखंड में ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है। सुबह और शाम तेज ठंड और शीतलहर चल रही है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को किसी भी जिले में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 9 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। इससे लोगों ने अच्छी खासी ठंड महसूस की है। वहीं
2.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ खूंटी सबसे ठंडा जिला रहा। इससे इलाके में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर पश्चिम से चल रही ठंडी पश्चिमी हवाओं के कारण ठंड के साथ ठिठुरन बढ़ गई है। हालांकि बीते 24 घंटे में रांची सहित कई जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क बना रहा। राज्य में कहीं कहीं पर हल्के दर्जे का कोहरा देखा गया है। साथ ही राज्य में कुछ स्थानों पर शीतलहर की स्थिति भी बनी। सबसे ज्यादा तापमान 28 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं की गई है। इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ी लहराएंगे परचम। 16 से 18 जनवरी तक आयोजित होने वाली 8वीं अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व झारखंड के चतरा जिले के खिलाड़ी करेंगे। यह प्रतियोगिता उत्तराखंड के देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 16 से 18 जनवरी 2026 तक आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में करीब 12 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें झारखंड से चतरा जिले की टीम भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी। बता दें कि चतरा जिला ताइक्वांडो संघ झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था है, जो सचिव विकास कुमार केशरी के नेतृत्व में खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं के लिए तैयार कर रही है। इस प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन उनके पहले के प्रदर्शन और प्रतिभा कौशल के आधार पर किया गया है। बिजली गिरेगी जेब पर, डीवीसी के नए प्रस्ताव से उड़ेगा बजट, किसे लगेगा ज्यादा झटका। दामोदर घाटी निगम ने बिजली उपभोक्ताओं पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ डालने की तैयारी कर ली है। निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली टैरिफ में औसतन 45% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष रखा है। इसके साथ ही डीवीसी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से लेकर 2030-31 तक की बहुवर्षीय वार्षिक राजस्व और निवेश योजना भी दाखिल की है। डीवीसी का कमांड एरिया झारखंड के धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग और आसपास के औद्योगिक एवं शहरी क्षेत्रों में फैला हुआ है। यहाँ घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक और रेलवे जैसे बड़े उपभोक्ता डीवीसी की बिजली पर निर्भर हैं। प्रस्तावित टैरिफ बढ़ोतरी का सीधा असर इन्हीं क्षेत्रों के लाखों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। डीवीसी के मुताबिक बढ़ती बिजली मांग और परिचालन लागत को देखते हुए राजस्व लक्ष्य में भारी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। झारखंड में मेला देखकर लौट रही किशोरी को ओवरटेक कर अपहरण का प्रयास, बचाने में साथी की मौत। रामगढ़ थाना के पथरिया के पास गुरुवार की रात करीब 10 बजे मेला देखकर बाइक से लौट रही एक किशोरी और उसके 2 साथियों पर 3 बाइक सवार 3 लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में 16 साल की लखिंद्र सोरेन की मौत हो गई। वहीं डेविड हांसदा और किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम जामा थाना के तातलोई मेला से बाइक से 2 किशोर डेविड और लखिंद्र जामा की एक किशोरी के साथ लौट रहे थे। इसी दौरान रामगढ़ थाना के पथरिया के पास बाइक सवार 3 लोगों ने ओवरटेक कर तीनों को रोका। किशोरी को बाइक से उतारने लगा। इसका विरोध लखिंद्र और डेविड ने किया। उसके बाद तीनों पर चाकू से वार कर दिया। इस घटना में किशोरी और दोनों किशोर घायल हो गए हैं। देर रात तीनों को दुमका के फुलोझानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया है, जहां डॉक्टर ने लखिंद्र को मृत घोषित कर दिया है, जबकि किशोरी और डेविड को इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घायल किशोर और किशोरी मित्र हैं। गिरिडीह में होटल कारोबारी पर हमला, तोड़फोड़, हथियारबंद बदमाशों ने मचाया उत्पात। मारपीट के बाद स्टाफ को होटल के अंदर किया बंद। गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य मार्ग पर करणपुरा स्थित पंजाबी गार्डन होटल पर गुरुवार देर रात हथियारबंद उपद्रवियों ने हमला कर दिया है। 30 से 40 की संख्या में आए हमलावरों ने होटल में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की है और कर्मचारियों को बंधक बना लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उपद्रवियों ने होटल संचालक मुकेश यादव, अनिल यादव और संदीप बरनवाल के साथ बेरहमी से मारपीट की है। मारपीट के बाद सभी को होटल के अंदर बंद कर बाहर से ताला लगा दिया गया, जिससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने होटल में बंद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही उपद्रवी फरार हो गए थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। रेलवे ट्रैक के पास से युवक का शव बरामद, पत्थर से कुचकर हत्या किए जाने की आशंका। पलामू शहर थाना क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह एक युवक का शव बरामद होने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। यह शव कांदू मोहल्ला स्थित रेलवे लाइन के किनारे से बरामद किया गया है। शव देखकर प्रथम दृष्टया यह आशंका जताई जा रही है कि युवक की पत्थर से कूचकर
हत्या की गई है। मृतक की पहचान दतला के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने करीब 7:30 बजे सुबह युवक का शव देखा, जो अक्सर स्टेशन परिसर के आसपास ही देखा जाता था और छोटी मोटी चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, जिसके बाद TOP 2 पुलिस मौके पर मौजूद रही और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दावोस में दीर्घकालिक निवेश का रोड मैप दिखाएगा झारखंड। झारखंड राज्य बनने के 25 साल पूरे होने पर विजन 2050 की ओर अपने क्रिटिकल मिनरल्स के साथ आगे बढ़ रहा है, जो न सिर्फ भारत के आर्थिक उत्थान को गति देगा बल्कि वैश्विक आर्थिक आयामों में भी सहायक होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के लिए इस बात को विश्व आर्थिक मंच तक ले जाना निवेश से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह संसाधन समृद्ध क्षेत्र के वास्तविक परिभाषा को फिर से परिभाषित करने के बारे में दिया गया है। झारखंड दुनिया को संदेश देगा कि खनिज संपदा, प्रौद्योगिकी, नीति सुधार और पर्यावरण सुरक्षा के साथ समावेशी विकास तथा रोजगार सृजन के लिए संसाधन समृद्ध क्षेत्र वाहक बन सकता है। झारखंड की मिट्टी में मौजूद खनिजों को अब विश्व के ऊर्जा परिवर्तन के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। NIA को मिली बड़ी सफलता, 4 साल से फरार चल रहा नक्सली मुंबई से गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बिहार, झारखंड में सक्रिय रहे और फरार चल रहे कुख्यात नक्सली चंदन को गिरफ्तार किया है। NIA के द्वारा चंदन कुमार की गिरफ्तारी की आधिकारिक रूप से पुष्टि भी की गई है, जिसे मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी ने 2021 के CPI मगध षड्यंत्र मामले में लंबे समय से फरार चल रहे प्रमुख आरोपी नक्सली चंदन को गिरफ्तार कर लिया है। चंदन जहानाबाद, बिहार का निवासी है और संगठन में सक्रिय CPI सदस्य के रूप में जाना जाता है। खास बात यह है कि आरोपी संगठन के वित्तीय मामलों में गहराई से लिप्त रहा, जो माओवादियों की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने का काम करता था। NIA की विशेष अदालत ने पहले ही चंदन को भारतीय दंड संहिता के तहत भगौड़ा घोषित कर दिया था। मामला दिसंबर 2021 में दर्ज किया गया था, जिसका RC नंबर है 5/2021। रांची। इसमें प्रद्युम्न शर्मा, सुनील भगत, अभय मांझी उर्फ गुड्डू, बिट्टू उर्फ योजनेंद्र पासवान समेत कई आरोपी नामजद हैं। झारखंड पुलिस का बुनियादी ढांचा होगा मजबूत। हजारीबाग में वायरलेस, दुमका में बनेगा मैगजीन भवन। झारखंड में पुलिसिंग व्यवस्था को आधुनिक और हाईटेक बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए बजट जारी कर दिया है। इसके तहत हजारीबाग में अत्याधुनिक वायरलेस भवन और दुमका में सुरक्षित मैगजीन भवन का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि झारखंड पुलिस मुख्यालय लगातार राज्य में पुलिस बल की कार्यक्षमता बढ़ाने और संसाधनों को अपडेट करने के प्रयास में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दुमका में हथियारों और गोला बारूद के सुरक्षित रखरखाव, जबकि हजारीबाग में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए नए भवन की आवश्यकता महसूस हुई। झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दोनों भवनों का निर्माण कराया जाएगा। हजारीबाग में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से वायरलेस भवन बनेगा, जबकि दुमका में हथियारों की सुरक्षा और भंडारण के लिए 1 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से मैगजीन भवन का निर्माण किया जाएगा। गैंगस्टर प्रिंस खान की खुली चुनौती, कानून के हाथ इतने लंबे नहीं जो हमको पकड़ पाएं। झारखंड के कोयलांचल में आतंक का नाम बन चुके गैंगस्टर प्रिंस खान का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में प्रिंस खान ने केवल आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया है, बल्कि वासेपुर के पुराने डॉन फहीम खान के परिवार को खत्म करने की सीधी धमकी दी है। वायरल वीडियो में प्रिंस खान अपने कई गुर्गों के साथ नजर आ रहा है, जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। वीडियो में उसके तेवर बेहद आक्रामक हैं। वह साफ तौर पर कहता सुनाई दे रहा है कि कानून के हाथ इतने लंबे नहीं कि वह प्रिंस खान तक पहुंच जाएं। इस तरह के बयान देकर उसने सीधे तौर पर झारखंड पुलिस और जांच एजेंसियों को चुनौती दी है। प्रिंस खान ने इस वीडियो के जरिए अपने पुराने प्रतिद्वंदी फहीम खान के परिवार पर भी निशाना साधा है। उसने चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार नरसंहार होगा। रांची में मारवाड़ महोत्सव का भव्य उद्घाटन, राज्यपाल संतोष गंगवार हुए शामिल। रांची के हरमू रोड स्थित मारवाड़ी भवन में राजस्थान की कला, संस्कृति और परंपरा को समर्पित मारवाड़ महोत्सव का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष गंगवार भी उपस्थित रहे। उद्घाटन के दौरान राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा और स्वागत समारोह की रंगीन झलक दिखाई गई है, जिससे राज्यपाल का जोरदार स्वागत किया गया। इस महोत्सव का आयोजन मारवाड़ी सहायक समिति द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य राजस्थान की खान पान, लोक कला, संस्कृति और परंपरागत जीवन शैली को रांची और झारखंड के लोगों तक पहुंचाना है। मारवाड़ महोत्सव में राजस्थान के पारंपरिक नृत्य, लोकगीत,
हस्तशिल्प और स्वादिष्ट व्यंजनों की प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिससे आए हुए दर्शकों को राजस्थान की संस्कृति का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। बाबूलाल मरांडी पर प्राथमिकी दर्ज करने की झामुमो ने की रांची पुलिस से मांग। जानिए क्या है पूरा मामला। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस ने ईडी दफ्तर में कार्रवाई की है, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। अब इस पोस्ट से झामुमो नाराज है और झामुमो नेता ने रांची पुलिस से बाबूलाल मरांडी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। दरअसल ईडी अधिकारियों के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में मारपीट करने से जुड़ा एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसकी जांच करने रांची पुलिस की टीम गुरुवार को ईडी ऑफिस पहुंची। इसी को लेकर बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट किया था। इस पोस्ट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा है। उन्होंने इस पोस्ट को बेहद आपत्तिजनक और उकसाने वाला बताया है और बाबूलाल मरांडी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि क्या बाबूलाल मरांडी राज्य पुलिस और केंद्रीय पुलिस बल के बीच मतभेद और टकराव पैदा करना चाहते हैं। पश्चिमी सिंहभूम के दामोदर साई गांव में जंगली हाथी का हमला, घर की दीवार तोड़ी, अनाज बर्बाद, ग्रामीणों में दहशत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव प्रखंड स्थित दामोदर साई गांव में गुरुवार को एक जंगली हाथी ने उत्पात मचाया है। हाथी ने एक ग्रामीण के घर पर हमला कर उसकी दीवार तोड़ दी और अंदर घुस गया। इस घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हाथी ने अपनी सूंड और पैरों से घर की दीवार को क्षतिग्रस्त कर दिया। उसने उसके भीतर रखे घरेलू सामान और अनाज को भी बर्बाद कर दिया है, जिससे पीड़ित परिवार को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना के समय घर में मौजूद लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकलने में सफल रहे। हाथी के अचानक हमले से पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। महिलाएं और बच्चे दहशत में आ गए हैं, जबकि कई ग्रामीण अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे हैं। आसपास के गांवों से भी लोग मौके पर पहुंचे और एकजुट होकर हाथी को भगाने का प्रयास किया है। ग्रामीणों ने आग जलाकर, शोर मचाकर और पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल कर काफी मशक्कत के बाद हाथी को गांव से जंगल की ओर खदेड़ दिया है। हालांकि इस घटना के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल बना हुआ है और ग्रामीण रात में बाहर निकलने से डर रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ कैरव गांधी के घर पहुंचे, परिजनों से की मुलाकात, झारखंड की कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जमशेदपुर पहुंचे और कैरव गांधी के आवास पर उनके परिजनों से मुलाकात की है। उन्होंने परिवार के सदस्यों से घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी ली है। परिजनों से बातचीत के बाद संजय सेठ ने मीडिया से बात करते हुए झारखंड की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने सुझाव दिया कि झारखंड को बिहार और योगी मॉडल से सीखना चाहिए और राज्य में योगी मॉडल लागू करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि हत्या, लूट, छिनतई, मारपीट और संगठित अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। संजय सेठ ने दावा किया कि अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, जिससे कानून का डर खत्म हो रहा है। 28 जनवरी से ऑल इंडिया पुलिस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, झारखंड पुलिस टीम के चयन के लिए बोर्ड का गठन। आगामी द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025-26 के लिए झारखंड पुलिस तैयारियों में जुट चुकी है। सीआरपीएफ की मेजबानी में 28 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए आज झारखंड पुलिस के द्वारा 3 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया है, जिनमें स्पेशल ब्रांच और एसपी, एटीएस और जैप एक कमांडेंट को शामिल किया गया है। आज सुबह से शुरू हुए इस शिविर में राज्य भर के पुलिस विभागों से आए प्रतिभावान खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चयन बोर्ड को निर्देश दिया गया कि वे खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन और फिटनेस के आधार पर कुल 16 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की सूची तैयार करें। रांची में ब्राउन शुगर के साथ 3 गिरफ्तार, सासाराम से सप्लाई का खुलासा। मादक पदार्थों के खिलाफ रांची पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बार फिर से पुलिस को सफलता हाथ लगी है। रांची के गोंदा इलाके से पुलिस ने 3 ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। गोंदा थाना पुलिस ने छापेमारी कर 24.30 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा
तस्करी में उपयोग एक स्कूटी भी जब्त कर ली गई है। रांची एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक मादक पदार्थों की खेप लेकर इलाके में घूम रहे हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी गोंदा के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम ने गोंदा क्षेत्र में वाहन जांच अभियान तेज कर दी है। इसी क्रम में एक संदिग्ध स्कूटी को रोका गया, जिसमें सवार तीनों युवकों को पहले हिरासत में लिया गया है और जब तीनों की तलाशी ली गई तो उनके पास से 24.30 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है, जो प्लास्टिक पाउच में पैक थी। मधुपुर हिंसा पर बीजेपी का बड़ा एक्शन, मामले की जांच के लिए बनाई 6 सदस्यीय टीम। देवघर के मधुपुर में काली मंदिर जीर्णोद्धार को लेकर हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद अब इस मामले में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा ने घटना की गंभीरता को देखते हुए 6 सदस्यीय टीम का गठन किया है। यह टीम मधुपुर जाकर पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को करीब 100 साल पुराने काली मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य के दौरान 2 समुदायों में हिंसक टकराव हो गया था। मुस्लिम बहुल इलाके में मंदिर के प्लास्टर कार्य पर आपत्ति जताए जाने के बाद विवाद इतना बढ़ा कि जमकर पत्थरबाजी और मारपीट हुई है, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। मधुपुर एसडीपीओ सत्येंद्र प्रसाद के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस प्रभावित क्षेत्रों में कैंप कर रही है। प्रशासन ने साफ कर दिया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। युवक पर फायरिंग, कान के पास से निकली गोली। सुरेश हत्याकांड के गवाह देवेंद्र सिंह पर लगा आरोप, नशे में धुत था आरोपी। धनबाद के झाड़ुडिया स्थित एक अपार्टमेंट में गुरुवार रात फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। नशे में धुत एक युवक ने राजेश झा नामक व्यक्ति पर गोली चला दी है, जो उनके कान के पास से निकल गई। इस घटना के बाद पूरे अपार्टमेंट और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार आरोपी अपार्टमेंट के नीचे शराब के नशे में हंगामा कर रहा था। इसी दौरान उसने अचानक राजेश झा को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली राजेश झा के कान के पास से छूते हुए निकल गई है, जिससे वे बाल बच गए हैं। राजेश झा की पत्नी कंचन झा ने बताया कि आरोपी देवेंद्र सिंह, जो उसी अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर रहता है, नशे की हालत में उनके पति के पास पहुंचा था। उसने बंदूक उनके कान के पास हटाकर गोली चला दी थी। कंचन झा उस समय पीछे खड़ी थी और वह सुरक्षित बच गई। घायल राजेश झा ने बताया कि वह खाना खा रहे थे, तभी उन्हें नीचे से हंगामे की आवाज सुनाई दी थी। जब वो नीचे पहुंचे तो देखा कि आरोपी उनके ड्राइवर के साथ मारपीट कर रहा था। राजेश झा के विरोध करने पर आरोपी ने उनके कान के पास बंदूक सटाकर गोली चला दी। जीतराम मुंडा हत्याकांड में बड़ा फैसला, 3.5 साल बाद सभी 7 आरोपी बरी। और मांझी के चर्चित भाजपा नेता जीतराम मुंडा हत्याकांड में 3.5 साल बाद अदालत का बड़ा फैसला सामने आया। अधिवक्ता सुजय दयाल ने बताया कि साक्ष्य के अभाव में अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने मामले में नामजद सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के साथ ही लंबे समय से चली आ रही न्यायिक प्रक्रिया का अंत हो चुका है। अदालत से बरी किए गए आरोपियों में मनोज मुंडा, डब्लू यादव, कार्तिक मुंडा, रतन बेदिया, बलराम साहू, अमन सिंह और राजीव सिंह शामिल हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाहों को अदालत में पेश किया गया था, लेकिन कोई भी गवाह आरोपियों के खिलाफ ठोस और निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया। इसी आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया है। चतरा में पिकअप बाइक की टक्कर, 1 की मौत। मृतक के बड़े भाई का 1 माह पूर्व हुआ था देहांत। हादसे में 1 गंभीर घायल। चतरा इटखोरी मुख्य मार्ग पर गुरुवार रात एक सड़क दुर्घटना में इटखोरी प्रखंड के प्रेमनगर निवासी दिलीप भुइया पुत्र रामचरण भुइया की मौके पर मौत हो गई। यह घटना गुरुवार रात करीब 8 बजे की है। जानकारी के अनुसार दिलीप अपने दोस्त विनोद के साथ बाइक से चतरा के इको पार्क से लौट रहा था। भेड़ी फार्म के बेलगाछ के समीप विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दिलीप की घटनास्थल पर मौत हो गई। इस दुर्घटना में दिलीप के साथ ही विनोद का पैर टूट गया। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल हजारीबाग रेफर किया गया है। मृतक दिलीप के पिता रामचरण भुइया ने 1 महीने के भीतर अपने दोनों बेटों को खो दिया है। 1 माह पूर्व ही उनके बड़े बेटे प्रेम भुइया का बीमारी की वजह से निधन हुआ था। दिलीप की मृत्यु से परिवार गहरे सदमे में है। रामचरण भुइया के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। दोनों बेटों के असमय निधन से परिवार में शोक का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। धनबाद में अपराध नियंत्रण को लेकर एसएसपी ने की अहम समीक्षा बैठक। धनबाद में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से गुरुवार की रात धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक
प्रभात कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, बाघमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह, डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम सहित जिले के कई थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान हाल के दिनों में जिले में घटित आपराधिक घटनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई तथा लंबित मामलों में अनुसंधान की प्रगति का आकलन किया गया है। एसएसपी प्रभात कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस को प्रोएक्टिव होकर काम करना होगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हजारीबाग में एसआई को बाइक ने मारी टक्कर, मौत। बस से जाने के लिए सड़क किनारे खड़े थे, हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल। हजारीबाग में गुरुवार देर शाम एक सड़क दुर्घटना में जैप 7 के सब इंस्पेक्टर अनिल पासवान की मौत हो गई है। इस हादसे में बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 3 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार मृतक सब इंस्पेक्टर अनिल पासवान चौपारण थाना क्षेत्र के चोरदाहा चेक पोस्ट पर तैनात थे। वे गुरुवार को जैप 7 मुख्यालय हजारीबाग में आयोजित पुलिस सभा की बैठक में शामिल होने आए थे। बैठक के बाद वे अपने कार्यस्थल चोरदाहा चौपारण लौट रहे थे। पद्मा गेट के पास वे बस पकड़ने के लिए सड़क किनारे खड़े थे, तभी बरही की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार बुलेट मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि अनिल पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए। बुलेट पर सवार तीनों युवक भी इस दुर्घटना में घायल हो गए हैं। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल और निजी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि सब इंस्पेक्टर अनिल पासवान ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। राहुल दुबे गैंग ने लिया मां अंबे कंपनी के गार्ड पर फायरिंग का जिम्मा, आखिरी चेतावनी दी। मां अंबे कंपनी के तुबेत स्थित चेकपोस्ट पर तैनात सुरक्षाकर्मी पर बीती रात करीब 10:30 बजे हुई गोलीबारी का जिम्मा राहुल दुबे गिरोह ने लिया है। गैंग ने इससे संबंधित प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी है। जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बीती रात चेकपोस्ट पर तैनात सुरक्षाकर्मी को निशाना बनाकर फायरिंग की गई थी। गैंग ने दावा किया कि उनके शूटरों को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि जो भी कंपनी को सुरक्षा प्रदान कर रहा है उसे पहले खत्म कर दिया जाए। हालांकि हमलावरों को देख गार्ड वहां से भाग निकलने में सफल रहा, जिससे उसकी जान बच गई। राहुल दुबे गैंग ने इस घटना को आखिरी चेतावनी करार दिया और सख्त लहजे में कंपनी व उससे जुड़े लोगों को धमकाया है। गैंग ने साफ कहा कि यदि कोई भी ट्रांसपोर्टर कंपनी में अपनी गाड़ी देता है या कोई मुंशी, मैनेजर और मजदूर काम करते पाया जाता है तो उनकी जान की जिम्मेदारी उनकी खुद की और कंपनी की होगी। राहुल दुबे गैंग ने कहा कि बार बार समझाने के बावजूद काम बंद नहीं होने के कारण अब उनके पास दया के लिए कोई जगह नहीं बची है। गैंग ने चेतावनी दी है कि अगली बार बातचीत गोलियों से नहीं बल्कि सीधे बम से होगी। जायसवाल बिजनेस एसोसिएशन ने बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को उनके आवास पर दी शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदित्य साहू की नियुक्ति के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में जायसवाल बिजनेस एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनके कुच्चू स्थित आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें झारखंड भाजपा की कमान सौंपे जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुलाकात के दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने आदित्य साहू को अंगवस्त्र एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया है। एसोसिएशन के संरक्षक सुनील जायसवाल और संस्थापक पारस जायसवाल ने इस अवसर पर कहा कि आदित्य साहू जैसे जमीन से जुड़े और कर्मठ कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देना भाजपा का एक सराहनीय कदम है। उन्होंने ओबीसी समाज के एक जमीनी प्रतिनिधि को यह गौरव प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी जताया है। गिरिडीह के जरासंध चौक पर अज्ञात बाइक ने मारी टक्कर, सिरसिया निवासी एक व्यक्ति की मौत, बाइक सवार मौके से हुआ फरार। गिरिडीह के नगर थाना क्षेत्र स्थित जरासंध चौक के पास गुरुवार देर शाम एक सड़क हादसे में सिरसिया गांव निवासी 46 वर्षीय मुकेश बर्मन की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मुकेश बर्मन किसी काम से गिरिडीह शहर आए थे। काम निपटाने के बाद वे टोटो से अपने घर सिरसिया लौट रहे थे। जरासंध चौक के पास वे टोटो से उतरकर सड़क किनारे शौच के लिए गए। इसी दौरान एक तेज रफ्तार अज्ञात बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मुकेश बर्मन गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गए। बाइक सवार मौके से फरार हो गया। घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल मुकेश बर्मन को तुरंत गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया है। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुकेश बर्मन की मौत की सूचना मिलते ही परिजन सदर अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने बताया कि मुकेश बर्मन परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। नगर थाना पुलिस को घटना की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस सदर अस्पताल पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस अज्ञात बाइक चालक की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।